हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आ जाइए जल्दी से क्लास में। वेलकम टू दी क्लास। ओके, आई होप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। बढ़िया से रिवाइज किया होगा आप लोगों ने कल का, है ना? बिल्कुल किया है, आई नो। मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आपने बिल्कुल रिवाइज किया होगा और आपने होमवर्क भी ज़रूर किया होगा, एंड दैट होमवर्क वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, हमने क्या किया था बेटा कल? पहले मैं आपको 5 मिनट्स में क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि हमने कल क्या किया था, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द होमवर्क पार्ट, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन टुडे। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या था? सब्स्टिट्यूशन, और सेकेंड पार्ट क्या है? एलिमिनेशन। और अगर आपका एलिमिनेशन तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है तो आप ये समझिए कि आपका जो वो बेस है, जो आपका फाउंडेशन है, वो बन गया है अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब हम आराम से जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बुनियाद बननी बहुत ज़रूरी है। इसमें हम टाइम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी अच्छी सी जो है बुनियाद बने और उसके ऊपर हम अच्छा मकान खड़ा कर सकें। राइट? ओके, सो क्विकली टेलिंग यू अबाउट द लास्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था कि हमारा लीविंग ग्रुप क्या होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, और फिर हमने पढ़ा था कि SN1 कब होगा और SN2 कब होगा। तो अगर मैं लीविंग ग्रुप से स्टार्ट करूं तो मैंने आपको ये कहा था कि कुछ लीविंग ग्रुप्स जो होते हैं वो बेहतरीन लीविंग ग्रुप्स होते हैं, बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप्स होते हैं, और वो ऐसे होते हैं जनरली जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अगर मैं वाटर की बात करूं, तो यहाँ पे दे आर कंसिडर टू बी वेरी गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि उधर क्या है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वो चाहेंगे कि हम जल्दी से यहाँ से लीव करें ताकि हम इस पॉजिटिव चार्ज से क्या पाए? रिलीफ पाए। राइट? उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमारे कुछ बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि हो गया ट्रिफ्लेट, जैसे कि हो गया मिसाइलेट, जैसे कि हो गया टोसाइलेट। वो क्यों अच्छे लिविंग ग्रुप होता है? क्योंकि उनके ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो हाईली कॉन्जुगेटेड होता है, वो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस में होता है। तो अगर वो एज एन एनायन लीव करे भी तो उनको ये सेटिस्फेक्शन है कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत स्टेबल है, वो बहुत अच्छे से क्या है? कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर वो आपको क्वेश्चन में ये कहता है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, और बेसिसिटी अगर हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर हम अलॉन्ग द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो उस हिसाब से हम सब अरेंज कर देते थे। अगर आप ऐसे हैं कि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है और डायरेक्टली आपने शॉर्टकट मार के इस लेक्चर पे आ गए हैं तो ऐसा मत करिए, पहले पिछला लेक्चर देखिए। ठीक है, मैं पहचान जाती हूँ कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसा मत करिए, पहले पिछला लेक्चर देखिए, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि जब हमारा डोनर एटम, अच्छा पहले तो मैंने डिफरेंस बताया था कि न्यूक्लियोफाइल इज लुकिंग फॉर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एंड बेस इज लुकिंग फॉर प्रोटॉन। ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर मेरा डोनर एटम सेम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर एकदम सेम रहेगा। अगर मेरा डोनर एटम जो है वो अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो मेरा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है और बेसिसिटी है पैरेलल रहेगा, और अगर मेरा डोनर एटम जो है वो अलॉन्ग द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि मेरे पास सॉल्वेंट कौन सा है। अगर मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, और अगर मेरे पास पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। सारे रूल्स बताए थे और हमने उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी किए थे, और मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था जो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि SN1 और SN2 में अगर कंपटीशन हो तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनता है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे पास मिथाइल हैलाइड है या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो हमेशा जो प्रोडक्ट है वो किसके हिसाब से बनेगा? SN2 के हिसाब से बनेगा, SN1 के हिसाब से नहीं बनेगा, क्योंकि SN1 अगर मिथाइल हैलाइड है या प्राइमरी हैलाइड है तो यहाँ पे तो कार्बोकटायन स्टेबल होता ही नहीं है, और क्योंकि कार्बोकटायन स्टेबल नहीं है तो SN1 नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा? SN2 होगा।
राइट तो वो SN1 नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, राइट। सेकेंड चीज़ मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में हमेशा क्या होगा, SN1 होगा, SN2 नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण SN2 नहीं हो पाता, SN1 होता है। लेकिन अगर हम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि मेरा सॉल्वेंट क्या है, मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्योंकि 2 डिग्री में तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास एक वीक न्यूक्लियोफाइल है जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है और इस वीक न्यूक्लियोफाइल को मैं यूज़ कर रही हूँ इन पोलर इस वीक न्यूक्लियोफाइल को यूज़ कर रही हूँ इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो मेरा SN1 होगा। और अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और हाई कंसंट्रेशन में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और वो मैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज़ कर रही हूँ तो मेरा क्या होगा, SN2 होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और इसके बाद मेरे को याद है कि हमने एलाइल और बेंजाइल का भी केस जो है वो डिस्कस किया था, और हमने ऐसे केस भी डिस्कस किए थे जहाँ पे ना SN1 होता है ना SN2 होता है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, विनाइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, ब्रिज हेड पोजिशन, इनमें ना ही मेरा SN1 होता है और ना ही मेरा SN2 होता है। याद आ गया बेटा, पिछली क्लास में ये सब किया था, क्विक रिवीजन हमारा हो गया, वेरी गुड। तो अब हम करते हैं लास्ट क्लास का हमारा होमवर्क क्वेश्चन एंड देन वी विल प्रोसीड टू एलिमिनेशन रिएक्शन। Okay, all right, so let's move to the question of our last class। तो क्वेश्चन हमारा लास्ट क्लास का क्या था, ये हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा था कि आपके पास डिफरेंट जो है पार्ट्स प्रेजेंट थे और आपको सबको अरेंज करना था इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हमें कैसे करना था ये, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले है OH माइनस आयन और H2O। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है, देखिए यहाँ पे डोनर एटम्स बिल्कुल सेम है, एक में ऑक्सीजन है और दूसरे में भी क्या है, ऑक्सीजन है, दिस इज OH माइनस आयन और दूसरा है वाटर। तो डोनर एटम तो दोनों में सेम है। तो आपको याद होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब डोनर एटम सेम होते हैं। तो दोनों में से जो अच्छा बेस होगा वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, जो अच्छा बेस होगा वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। और आप बताइए इन दोनों में से अच्छा बेस कौन है, ऑब्वियसली बेटा जिस पे नेगेटिव चार्ज है ना, वही उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वही अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली डोनेट कर पाएगा। सो OH माइनस आयन इज अ बेटर बेस देन वाटर। तो OH माइनस आयन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया वाटर से, ठीक है, जो बेटर बेस है वही क्या हो गया, बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि डोनर एटम सेम है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे हमारे पास है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द पीरियड, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज वी आर मूविंग अलॉन्ग द पीरियड। और अलॉन्ग द पीरियड पे क्या होता है, हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल टू बेसिसिटी होती है, और बेसिसिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अलॉन्ग द पीरियड हम मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द पीरियड, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, और क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी और बेसिसिटी जो है दैट इज इनवर्सली, अगर आप अलॉन्ग द पीरियड की बात कर रहे हैं तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, यानी कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम क्या बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे CH3 माइनस, उसके बाद आ जाएगा NH2 माइनस, फिर हमारे पास आ जाएगा OH माइनस एंड देन वी विल मूव टू F माइनस। ठीक है बेटा, तो ये हमारी हो जाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए H2O2 एंड वाटर, तो H2O2 एंड वाटर में क्या होगा, हमारे पास ये H2O2 है, देखिए दिस इज अवर H2O2, यही होता है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड, आप सबको याद होगा, दिस इज व्हाट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर ओपन बुक की तरीके से होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर है, H2O। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा डोनर एटम क्या है, सेम है,
और क्योंकि हमारा डोनर एटम सेम है तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा। तो क्या होता है कि जब हमारे पास साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे H2O2 में देखिए तो एडजेसेंट एटम्स के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि एडजेसेंट एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। और रिपेल या फिर रिपल्शन होने के कारण क्या होगा कि ये जो है ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा कि इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स साथ में प्रेजेंट है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और रिपेल करने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन वो नहीं संभाल पा रहा है, तभी तो ना रिपेल कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं संभाल पा रहा है तो वो चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही कर दूं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे पास एडजेसेंट एटम्स पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उनकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है या उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो H2O2 इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। जैसे आप इसका ना एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2NH2, NH2NH2, दिस इज योर हाइड्रोजीन, ठीक है। और आप लेते हैं अमोनिया, तो अगर मेरे को इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा जो है वो अच्छा बेस है और कौन सा जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जो मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है एक बेटर न्यूक्लियोफाइल या फिर एक बेटर बेस हो सकता है एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसी तरीके का मैंने आपको एक केस बता दिया। इसका नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैंने आपको कह दिया कि इसका नाम है हाइड्राजीन। ये आप पढ़ेंगे, ये शायद ना आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन में हम हाइड्रोजीन एज अ रिएजेंट यूज़ करते हैं। आई डोंट नो कितने बच्चों को याद है, बट ये हम एल्डिहाइड कीटोन्स ईथर में भी पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये पढ़ेंगे हाइड्रोजीन। सो हाइड्रोजीन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने ना सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया, एक्चुअली मुझे यहाँ पे मेंशन कराना था पोलर एप्रोटिक। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। मैंने आपको कहा था कि हम जब अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा सॉल्वेंट है। अगर हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के पैरेलल होती है, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और पैरेलल हुई तो हमारा डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बड़ा होगा तो बेसिसिटी कम होगी। तो यहाँ पे देखिए साइज बड़ा है तो बेसिसिटी कम, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। In polar aprotic solvent, basicity is inversely proportional to size. बात समझ में आ गई। और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी and basicity along the group is inversely proportional to size when you are talking about polar aprotic solvent. Polar aprotic. आई होप आप सबको बेटा मेरी बात समझ में आई होगी और आप सबने ये होमवर्क क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे मार्क्स से पार किया होगा, है ना। बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ की होगी आप लोगों ने, ठीक है। ओके, तो हमारे होमवर्क क्वेश्चन, इसके अलावा तो कोई होमवर्क क्वेश्चन था नहीं, यही होमवर्क क्वेश्चन था तो मैंने ये डिस्कस करा दिया। अब हम इसके आगे चलेंगे बेटा ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 विच इज़ अब एलिमिनेशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करें। ऑल राइट, so let's talk about the elimination reactions now. बहुत important reactions हैं, बहुत important category of reaction है elimination reaction. So elimination reaction होते क्या है बेटा elimination reaction? ऐसे reactions जिसमें जैसे ये नाम खुद में क्या कह रहा है कि मैं elimination हूँ, यानी कि मैं क्या कराऊंगा, मैं चीज़ों को कराऊंगा eliminate। मैं चीज़ों को क्या कराऊंगा, मैं चीज़ों को कराऊंगा एलिमिनेट, बाहर भगाऊंगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ग्रुप्स जो हैं
वो हमारे कंपाउंड से, हमारे एल्काइल हैलाइड से बाहर निकलते हैं। और क्योंकि ग्रुप हमारे एल्काइल हैलाइड से बाहर निकल रहे हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। यानी कि क्या है कि जैसे मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, उसमें मैंने क्या किया, एक हैलोजन को बाहर निकाला और उसके बिल्कुल बाजू वाले कार्बन के हाइड्रोजन को बाहर निकाला। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हम क्या करेंगे, हम एक जो हमारा हैलोजन है उसको बाहर निकालेंगे और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बिल्कुल बाजू वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है हम उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन बाहर निकला, हमारा हैलोजन बाहर निकला, तो हमारा HX एक तरीके से बाहर निकल गया। मैं ये सब लिखूंगी, अभी मैं वर्बली तुम्हें बस इमेजिन करा रही हूँ। सोचो, अपनी तरफ से ना इमेजिन करना सीखा करो कि मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है CH3CH2X। कौन सा एल्काइल हैलाइड है, CH3CH2X। मैंने क्या करना है, मैंने ये वाला जो हैलोजन है X, इसको बाहर निकालना है और ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बिल्कुल बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालना है। तो यहाँ से निकला हाइड्रोजन, यहाँ से निकला हैलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो रही है। कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई, यहाँ से हैलोजन निकला तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई, तो दोनों की एक एक वैलेंसी कम हो गई, एक एक बॉन्ड कम हो गया। उसको पूरा करने के लिए हमने बीच में क्या लगा दिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। तो मेरा एक H और एक X एलिमिनेट हुआ और मेरे पास क्या बन गया, एक एल्कीन बन गया। मतलब बीच में मेरे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन कार्बन के बीच में मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया। मैं सब लिखवाऊंगी, बट क्या होता है ना कि जब हमारी इमेजिनेशन इंप्रूव होती है वो एक अलग ही बात हो जाती है। मतलब उससे ना हमारी जो समझने की कैपेसिटी है वो शायद 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि द इमेजिनेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। हर इंसान के पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस है वो है द सेंस ऑफ इमेजिनेशन। बिकॉज अगर आप कभी इमेजिन नहीं करोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है कि पहले आप इमेजिन करो कि आपको जाना कहाँ है, अपने एम को इमेजिन करो। जैसे मैं आपको कल बता रही थी कि आप उस दिन को इमेजिन करो जिस दिन आपका रिजल्ट आए, क्योंकि वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है, राइट। तो इमेजिनेशन मेक्स यू रियली अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड अ मोटिवेटेड पर्सन। तो इमेजिन करना सीखिए, इमेजिन करेंगे तो उससे आपको 10 टाइम्स बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो एलिमिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शंस, दीज आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस, these are the type of, साथ साथ लिखते रहिए, these are the reactions when, these are the reactions when two atoms or groups are eliminated from adjacent carbon atoms, adjacent carbon atoms मतलब जो बिल्कुल बाजू में प्रेजेंट हो, adjacent carbon atoms इन प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि किसी चीज के प्रेजेंस में होना चाहिए ना। ये कौन हाइड्रोजन को निकालेगा, कौन ऐसा होता है जिसको हाइड्रोजन की भूख होती है, जो हाइड्रोजन के पीछे भागता है। सो कार्बन एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम जो बेस एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली कंसीडर करते हैं वो कौन से कंसीडर करते हैं, वो हम कंसीडर करते हैं जैसे OH- आयन, ये एक कॉमन बेस है जो हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। इसके अलावा हम कौन सा बेस यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं ईथ ऑक्साइड आयन। मैं आपको इसकी कहानी भी सुना दूंगी, ईथ ऑक्साइड आयन होता क्या है ये। और इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं NH2- आयन। ये कुछ कॉमन बेसिस हैं जो हम यूज़ करते हैं इन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप ये देखोगे कि मैं ये बेसिस जो है वो जनरली यूज़ करूंगी। और आप देखिए सभी के सभी बेसिस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सभी के सभी बेसिस पे हम लोग नेगेटिव चार्ज रखते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट आर बेसिस आर द वन दैट वुड टेक अवे। बेस एक ऐसी चीज़ है जो H+ आयन खींच के लेकर आएगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना बेटा ज़रूरी हो जाता है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि दीज आर द रिएक्शंस व्हेन 2 एटम्स और ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। और ये जो मेरे एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं ना, ये एडजेसेंट कार्बन एटम्स मेरे होते हैं
एडजेसेंट कार्बन एटम्स मेरे होते हैं अल्फा बीटा। जैसे कि मैंने अगर आपसे ये कहा कि मेरे पास मान लीजिए इस तरीके की, इसको थोड़े अलग रंग से लिखते हैं, थोड़ा ब्यूटीफुल बनाते हैं ना। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ये है, ये मेरे पास कंपाउंड है, ये मेरा लीविंग ग्रुप है, राइट, दिस इज माय लीविंग ग्रुप। तो ये जो लीविंग ग्रुप है, ये जो लीविंग ग्रुप है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन को मैं क्या कहूंगी, दिस इज माय लीविंग ग्रुप। ये ग्रुप लीव कर रहा है, तो वैसे तो दोनों ही लीविंग ग्रुप है क्योंकि हैलोजन भी लीव कर रहा है, तो इसको लीविंग ग्रुप लिखना सही नहीं है। ये दो में से ये एक ऐसा ग्रुप है जो एलिमिनेट करेगा। तो ये वाला ग्रुप जिस मतलब जो हमारा हैलोजन है जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। बेटा क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। जिस हैलोजन, जो कार्बन हैलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। और इस अल्फा कार्बन के बिल्कुल बाजू में जो कार्बन होगा बेटा उसको हम कहेंगे बीटा कार्बन कहेंगे। तो क्या होता है कि अल्फा कार्बन से तो हैलोजन निकलता है और बीटा कार्बन से हमारा क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे ना, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कनेक्टेड होंगे इस तरीके से। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन निकलेगा, दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन निकलेगा। मान लीजिए ये हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन निकल जाएंगे और हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, हमारे पास अल्टीमेटली ये देखिए ये एल्कीन बनेगा। ये देखिए अरे भाई अलाइन ही नहीं हो रहा है, चलिए ऐसे ही बनाए थे। तो ये हमारे पास एल्कीन जो है वो बन जाएगा, HBr हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब क्लियर है। तो यहाँ पे हम एक जगह से तो अल्फा से निकाल रहे हैं, एक बार तो हम अल्फा से निकाल रहे हैं, दूसरा एक ग्रुप जो है हम वो अल्फा से निकाल रहे हैं, दूसरा ग्रुप हम निकाल रहे हैं बीटा से। तो ऐसे एलिमिनेशन को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के एलिमिनेशन का एक प्रॉपर नाम होता है, इसी बेसिस पे कि आप कहाँ से ये ग्रुप्स निकाल रहे हैं। तो दिस एलिमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन। आप इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हो और आप इसको क्या कहते हो, आप इसको कहते हो बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, इसके नाम है ये सारे। दूसरा इसका नाम बेटा क्या होता है, इसका नाम होता है, एक बहुत प्यारा नाम होता है कि ये पहला कार्बन है अगर मेरा, तो ये दूसरा कार्बन है, तो हम इसको इस नाम से भी पुकारते हैं, 1,2 एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जैसे एक बच्चे के कितने सारे नाम होते हैं, सोनू, मिंटू, टीटू, छोटू, वही वाली चीज है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन। और अभी ये थका नहीं है, एक और नाम होता है, क्या नाम होता है दूसरा, और दूसरा यहाँ पे लिख दूँ या नीचे लिख रही हूँ, चलो, दूसरा होता है बेटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये कैसे पढ़ा नाम बताइए, ये वाला नाम जो है वो हम कैसे रखे हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि एक जगह से तो हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है और दूसरी जगह से हमारा क्या निकल रहा है, हैलोजन निकल रहा है। देखो ये हैलोजन निकल रहा है, ये हाइड्रोजन निकल रहा है, तो दिस इज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो ये सारे हमारे पॉसिबल नेम होते हैं, क्या होते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, ये सारे हमारे पॉसिबल नाम होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा हमें समझने में और ज़्यादा इजी हो, या फिर मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लिखती हूँ, ये थोड़ा सा मेसी हो रहा है, आपको पता है मेरे को कितना प्रॉब्लम है मेसी होने से, तो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लिखती हूँ दूसरा जो एग्जाम्पल है। तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे मेरा इस तरीके का हुआ बेटा कि मैंने एक 6 मेंबर्ड रिंग ले लिया, ये देखिए 6 मेंबर्ड रिंग लिया और मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। अब आप मुझे बताइए कि अल्फा कार्बन कौन सा है, तो मैम अल्फा कार्बन तो ये वाला है जहाँ पे आपने क्लोरीन लगाया है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। और इसके साथ में ये जो कार्बन्स प्रेजेंट है बेटा, ये वाले कौन से कार्बन हो गए, ये हो गए बीटा कार्बन्स। 2 बीटा कार्बन्स में यहाँ पे चॉइस है। और देखिए दोनों एक बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि
किसी के आसपास अलग एनवायरनमेंट है, जो इसका एनवायरनमेंट है वही इसका एनवायरनमेंट है, तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दीजिए, आपके पास ये चॉइस है, आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दीजिए। आप चूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, आप चूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, क्योंकि दोनों के हाइड्रोजन्स जो हैं, दोनों का जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं हाइड्रोजन्स को। ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ये हाइड्रोजन निकाला, साथ में आपने ये हैलोजन निकाल दिया, या फिर आपने ऊपर का हाइड्रोजन निकाला, नीचे का हैलोजन निकाल दिया। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। तो आपने यहाँ पे ये किया, ये देखिए, ये आपका क्या बन गया, दूसरा एक तरीके का एलिमिनेशन रिएक्शन, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता रही थी कि मैं इथॉक्साइड आयन की, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि भाई मेरे पास, मैंने ये सारा जो काम किया है वो किसके प्रेजेंस में किया है, इथॉक्साइड आयन C2H5O- आयन के प्रेजेंस में किया है। तो मैं ज़रा आपको इसके पीछे की स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इथॉक्साइड आयन को ऐसे लिखते हैं अल्कोहलिक KOH। आपने जनरली NCERT में देखा है कि अल्कोहलिक KOH के नाम से ही एलिमिनेशन होती है, मतलब जब भी अल्कोहलिक KOH आ जाता है हमें समझना होता है कि बेस आ गया। तो अल्कोहलिक KOH की कहानी इसी से रिलेटेड है कि हमारा अल्कोहलिक KOH होता क्या है। अगर मैं बात करूं अल्कोहलिक KOH की, तो इसका मतलब होता है कि हमने इथेनॉल के प्रेजेंस में क्या लिया है, KOH लिया है। इसका मतलब है कि मैंने इथेनॉल, अल्कोहल मतलब वो जो हमारा ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, मतलब जो नॉर्मल हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो अल्कोहल जो नॉर्मली यूज़ होता है, मतलब नॉर्मल लाइफ में जो यूज़ होता है दैट इज़ इथेनॉल C2H5OH। तो हमारा हो गया C2H5OH, हमारा अल्कोहल हो गया C2H5OH। और आपने इसके बाद लिखा क्या, KOH आपने लिखा, तो आपने लिखा OH- आयन। KOH के पास क्या होता है, OH- आयन होता है, यही होता है ना, KOH इज OH- आयन। तो ये OH- आयन क्या करता है कि ये जो अल्कोहल है इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से कनेक्टेड होता है। कल बताया था, परसों बताया था, ध्यान नहीं आ रहा, बट मैंने आपको ये कहा था कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो आपको ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, उस हाइड्रोजन को मैं क्या कहूँगी, एक प्रोटॉन कहूँगी या एसिडिक हाइड्रोजन कहूँगी। तो ये OH- आयन क्या करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को घप कर लेगा, मतलब ले लेगा। और जब इसके OH- आयन ने इसके H+ आयन को खा लिया, ले लिया, तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास बच जाएगा इथॉक्साइड आयन C2H5O- आयन। तो ये यही तो है जो मैंने ऊपर यूज किया है, जो कि हमारा बेस है। तो मैं चाहे अल्कोहलिक KOH बोलूं, चाहे मैं इथॉक्साइड आयन बोलूं, बात एक ही है, क्योंकि अल्कोहलिक KOH का मतलब ही तो इथॉक्साइड आयन है। क्योंकि अल्कोहलिक KOH में हुआ क्या कि मैंने अल्कोहल लिया अपना इथेनॉल और साथ में KOH लिया, KOH ने अल्कोहल के H+ आयन को खाया, तो हमारे पास क्या बच गया, इथॉक्साइड बच गया। तो जब भी आपके पास ये गिवन होता है अल्कोहलिक KOH, तो हम इसको एक बेस क्यों मान के चलते हैं, वाई अल्कोहलिक KOH इज कंसिडर्ड टू बी अ बेस, बिकॉज अल्कोहलिक KOH इज नथिंग बट C2H5O- आयन। तो मैं इसके बीच में एक और लिख सकती हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक बराबर है। यहीं पे अगर मैं एक्वस KOH यूज़ कर लूँ, तो एक्वस KOH में आपका जो ये जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बेसिकली दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आ गया ना C2H5O- में, ये आपका डोनर ग्रुप आ गया। बट अगर मैं सिंपल एक्वस KOH लिखूंगी, तो एक्वस KOH में ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्वस KOH में तो मेरे पास सिंपल OH- आयन प्रेजेंट है और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है।
इसमें क्या है कि मेरे पास सिंपल वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके साथ OH माइनस आयन प्रेजेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, सो इट इज़ एक्टिंग एज अ वेरी गुड बेस। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो दिस वुड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हम जब भी एक्वस KOH यूज़ करते हैं तो हम उसको एक न्यूक्लियोफाइल के तरीके से कंसिडर करते हैं। जब भी हम एक्वस KOH यूज़ करेंगे तो हम इसको कहते हैं कि यार ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा जनरली। और जब भी हम यूज़ कर लेते हैं अल्कोहलिक KOH तो हम कहते हैं यार ये हमारा बेस हो गया। मतलब सिर्फ आप देखिए मीडियम चेंज करने से कितना अंतर आ जाता है कि हम बेस से न्यूक्लियोफाइल की तरफ चले जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि NCERT में हमेशा आप देखेंगे मैक्सिमम 80% ऑफ द टाइम उन्होंने क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल की जगह उन्होंने एक्वस KOH यूज़ किया है, और जो है बेस की जगह उन्होंने अल्कोहलिक KOH यूज़ किया है ना। तो हमें ओवरऑल बात समझ में आ जाती है। तो ये बेटा हमारा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस इज द रिएक्शंस व्हेन द ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर बीन रिलीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ वेरी वंडरफुल थिंग विच इज़ अवर बेस। और बेस जो हम यूज़ करेंगे वो ये सारे बेस जो है वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके ये सारे पॉसिबल नाम होते हैं। और मैंने आपको इसका एक और रिएक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। ऐसे अनगिनत और रिएक्शन हो सकते हैं, और ऐसे काफ़ी और रिएक्शन हम आज करेंगे भी क्लास में। ठीक है बेटा, बात हमें समझ में आ जाती है। वेरी गुड, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन का डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने पहले जो है 2-3 क्लासेस में आराम से हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है, SN1 पढ़ा है, SN2 पढ़ा है, प्रॉपर हमने उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझी है, उसके क्वेश्चन बनाने समझे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। Okay, so let's talk about the difference between substitution and elimination reaction. The difference between substitution and elimination reaction. Substitution and elimination reaction. क्या डिफरेंस रहता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस में? तो देखिए बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। आई थिंक आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, आप लोगों को ये टॉपिक लग रहा होगा कि ये तो हमें ऑलरेडी समझ में आ गया है, बट फिर भी एक होता है ना कि करा है हमने सब, उस हिसाब से मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि ये होगा कि हाँ हमने ये चीज़ करी है। तो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इस तरीके का एक कंपाउंड है, और इसमें मैं क्या करा रही हूँ, मान लीजिए यहाँ पे Cl है और यहाँ पे मैं डलवा रही हूँ अपना न्यूक्लियोफाइल। मान लीजिए मैं न्यूक्लियोफाइल में डलवा रही हूँ एक्वस KOH, और उसके बाद मैं डलवा रही हूँ एक बेस जिसमें मैं डलवा रही हूँ अल्कोहलिक KOH। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक जगह पे मैं डलवा रही हूँ एक्वस KOH, और एक जो कि मेरा है न्यूक्लियोफाइल, और दूसरी जगह पे मैं डलवा रही हूँ बेस जिसकी जगह पे मैं डलवा रही हूँ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होगा और इसके प्रोडक्ट्स कैसे होंगे देखिए ज़रा। अगर मैं एक्वस KOH डलवाती हूँ तो एक्वस KOH में क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा OH एक्वस KOH में, क्योंकि ये मेरी क्या हो गई, क्योंकि आपने न्यूक्लियोफाइल डलवाया है तो ये मेरी हो गई सब्स्टिट्यूशन, और अगर मैं अल्कोहलिक KOH डलवा रही हूँ तो उसमें मेरी ये क्या हो गई, एलिमिनेशन हो गई। तो पहली वाली रिएक्शन मेरी हो गई सब्स्टिट्यूशन और दूसरी वाली रिएक्शन में क्योंकि चीज़ें बाहर जा रही हैं तो ये मेरी हो गई एलिमिनेशन। डिफरेंस किस चीज़ का आया दोनों में, आप मुझे बताइए, दोनों में अंतर किस चीज़ का है कि आपने रिएजेंट कौन सा यूज़ किया या फिर आपने रिएक्टेंट कौन से यूज़ किए। एक में आपने जो है न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर लिया बेटा, दूसरे में आपने क्या यूज़ कर लिया है, बेस यूज़ कर लिया है। बात क्लियर हो गई हम सबको? ठीक है, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने ये तो डन कर लिया, ये तो हमारा डन है, ये इसके बारे में तो हमने सब पढ़ लिया।
हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें एलिमिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमारा हो रहा है वही सब बातें जो हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए की थी कि भाई हमारा मैकेनिज्म क्या है, हमारा ऑर्डर क्या है, हमारी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सारी वही बातें अब हमें क्या करनी है, एलिमिनेशन के लिए करनी है। अब एलिमिनेशन के जो मैकेनिज्म है बेटा, वो 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हमारे पॉसिबल होते हैं एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन रिएक्शंस कैन टेक प्लेस बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स। कौन से मैकेनिज्म से एलिमिनेशन रिएक्शंस हो सकती है? सो द मैकेनिज्म्स पॉसिबल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शंस आर, दे आर नॉट द ओनली पॉसिबल मैकेनिज्म्स, बट हमें जो मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं, द मैकेनिज्म्स फॉर एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से मैकेनिज्म होते हैं? तो ये जो मैकेनिज्म होते हैं वो होते हैं E1, एक हमारा होता है E1 जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है बेटा हमारा E2 जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, और ये होता है E1CB। ये जो CB का मतलब है ये है कॉन्जुगेट बेस और 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। सो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर वाया फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस। तो ये 3 डिफरेंट तरीके के मैकेनिज्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर एंड एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर वाया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो हमें तीनों मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। सो मोर और लेस ये जो मैकेनिज्म्स है ना वो हमारे वही SN1 SN2 से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। मोर और लेस वो बिल्कुल सेम है, जैसे वहाँ पे हम मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर निकालते थे मैकेनिज्म से, यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। और उसमें भी आपको याद होगा हमने पहले SN2 पढ़ा था, इसमें भी हम पहले क्या पढ़ेंगे, E2 पढ़ेंगे, बिकॉज E2 जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा सा चिन्ना सा थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है। तो E2 पहले पढ़ लेते हैं, फिर हाँ ऑफकोर्स E1 पे तो आएंगे ही, तो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैंने E1 स्किप कराया है, आऊँगी बाद में, पहले E2 पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए E2 मैकेनिज्म पे। तो E2 मैकेनिज्म इज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है बेटा। ये हमारा होता है E2 मैकेनिज्म, ठीक बच्चे। तो सबसे पहले अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास जो है ये वाला एक एल्काइल हैलाइड है। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास है CH3 CH2। अभी इसको मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ ना, आपको पता लग जाएगा। CH2Br, ठीक है। मेरे पास ये एल्काइल हैलाइड है मेरा। अब मैंने क्या किया कि इस एल्काइल हैलाइड में डलवाया क्या, बेस। क्या डलवाया बेटा, बेस। तो यहाँ पे मेरा आया बेस इथॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे मेरा आया बेस क्या, इथॉक्साइड आयन। अरे Br कहाँ गया, एक सेकेंड यार, Br, हाँ। अब मेरा आया बेस इथॉक्साइड आयन C2H5O-, C2H5। ये हीरो है हमारा पूरी फिल्म का। हीरो है कि विलन है पता नहीं, मेरे हिसाब से तो हीरो है, क्योंकि इसके आते ही पिक्चर शुरू होती है। हीरो के आते ही होता है ना जनरली, पिक्चर शुरू होती है, मज़ा आता है। तो ये हमारा बेस आया और हमारी पिक्चर हुई शुरू। तो क्या हुआ कि हमारे इस बेस ने पकड़ा, उसने कहा कि यार ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरा बीटा कार्बन है, क्या बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है? दिखा, हाँ। अगर बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता, मान लीजिए कि इस कार्बन पे मैं 2 मिथाइल ग्रुप ही लगा देती, तो फिर 1,2 एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर ये वाला जो टाइप का एलिमिनेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं। तो अगर आपको ये वाला एलिमिनेशन कराना है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, ये वाला एलिमिनेशन कराना है, तो आपको मिनिमम 1 हाइड्रोजन रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर बेस को तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन रखना आप याद रखिएगा, मिनिमम 1 चाहिए आपको। अब इसने जो है इस हाइड्रोजन को पकड़ा, इस हाइड्रोजन ने कहा कि ठीक है अब तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि C2H5O- मुझे लेने आ गया। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे देगा, और जैसे ही इस कार्बन के पास इसके इलेक्ट्रॉन आए तो कार्बन की वैलेंसी तो फुलफिल हो गई।
बोलो, कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना। इस कार्बन को देखिए, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो ये कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। तो इसने देखा ओहो कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो मेरे को भागना पड़ेगा, तो ये भाग गया। एक एक स्टेप में मैकेनिज्म होगा, इसको कहते हैं कंसीटेड मैकेनिज्म, मतलब इन अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म ये हो रहा है। मतलब देखिए एक ही स्टेप में आपका बेस आया, H+ आयन को पकड़ा, इलेक्ट्रॉन गए, ब्रोमीन बाहर। बहुत सिंपल है, जैसे SN2 में होता था ना सिंगल स्टेप, वैसे ही E2 में होगा सिंगल स्टेप। और देखिए बहुत सिंपल है, SN2 में भी हमने ट्रांजिशन स्टेट बताई थी, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जो एक्चुअल में कभी एग्जिस्ट नहीं करती, उसका रियल लाइफ एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये बताती है कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए तो गए कैसे, बीच में बना क्या, वही बताती है। तो हमें यहाँ पे फिर ट्रांजिशन स्टेट बनाना है बेटा। तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना ये ऐसा बना, CH3, ठीक है। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे ये आया CH। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन जो है ये जा रहा है, हाइड्रोजन हमारा जा रहा है, और हाइड्रोजन जा रहा है तो इसको तो फिर डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ जब जाती है तो हम उसको कायदे से किस पे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये हाइड्रोजन तो हमारा जा रहा है, मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया, और इस हाइड्रोजन को ले जाने कौन आया है, जिसका यमदूत है, इसको ले जाने कौन आया है, इसके प्राण ले जाने कौन आया है, C2H5O- आयन है, ठीक है। तो C2H5O- आयन, C2 यानी कि हमारा जो बेस है वो इसको ले जाने आया है, तो ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद हमने ये वाला जो लाइन है वो तो प्रॉपर बनाया, जो बॉन्ड हमारा ऑलरेडी फॉर्म्ड है ये प्रॉपर बना, और उसके बाद हमारा ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जिस भी देखिए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो हम डॉटेड से दिखाएंगे, और जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा हम उसको भी डॉटेड से दिखाएंगे। तो हमारी ये वाली बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इसको भी हमने डॉटेड से दिखाया है यहाँ पे, और उसके बाद हमारा CH2Br जा रहा है, CH2, और यहाँ पे देखिए ये Br जो है, CH2Br जो है हमारा जा रहा है। तो Br को भी मैं किससे दिखाऊंगी, Br को भी मैं डॉटेड से दिखाऊंगी, ये देखिए ये Br, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो जा रहा है एज H+ आयन, एज एन H+ आयन हाइड्रोजन जा रहा है, और क्योंकि हाइड्रोजन एज एन H+ आयन जा रहा है तो मैं इस पे क्या दिखाऊंगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये H+ आयन की तरीके से जा रहा है। पार्शियल क्यों दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं है कि H+ आयन अभी चला गया है, वो जा रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जा रहा है, तो अभी उसके पास पार्शियल पॉजिटिव आया है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े और वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़े हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं वहां पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। अब साथ में जो Br है वो किस तरीके से जा रहा है, पार्शियल नेगेटिव की फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि वो एक लीविंग ग्रुप है, मतलब लीविंग ग्रुप क्या, वो एक एलिमिनेटिंग ग्रुप है, तो Br जो है वो अपना नेगेटिव चार्ज लेकर जा रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये मेरी बन जाती है बेटा ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज माई ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर क्या लगाते थे, हैश लगाते थे, याद है ना, तो यहाँ पे भी मैंने लगा दिया हैश, ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट बन गई। बात समझ में आ रही है, Br जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। अब मैं बनाती हूँ प्रोडक्ट, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब तो इजी हो गया है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि नहीं यार ये डिफिकल्ट है। तो अब देखिए हमारा प्रोडक्ट, ओहो यस, तो अब हमारा प्रोडक्ट देखिए इस तरीके से बनेगा, हमारा आया CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या बन गया बेटा, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है बेटा, प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये
हमने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है, हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बीच में आई, ट्रांजिशन स्टेट बीच में आने के बाद हमने क्या बना दिया, हमारा प्रोडक्ट बना दिया। ये मैकेनिज्म होता है E2 का। इसके अंदर और कोई झोल नहीं है, कोई मिर्च मसाला कुछ नहीं है, जो है यही है। ठीक, अब इस रिएक्शन से मुझे क्या समझ में आता है, इस रिएक्शन से मुझे ये समझ में आता है कि मेरा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा, क्या होगा आप बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, 1 + 1, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, यानी कि रिएक्टेंट पे मेरे पास 2 स्पीशीज अटैक कर रही हैं, और क्योंकि मेरा एक ही स्टेप है तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि दिस इज माय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और दिस इज माय स्लोवेस्ट स्टेप, यही मेरा सब कुछ है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर आप इसको कह दीजिए स्लोवेस्ट स्टेप। तो क्योंकि ये एक ही स्टेप है, यही एक स्टेप जो है वो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप है, तो इसमें कितने रिएक्टेंट है, इसमें 2 रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाती है दैट इज 1 + 1 मिला के क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। बात समझ में आता है आपको? तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जो हमारा यहाँ पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आप ऐसे लिखिए, दैट इज इक्वल टू के, जो आपका रेट कांस्टेंट है, इसमें आपका बेस के हिसाब से ऑर्डर 1 और आपका जो एल्काइल हैलाइड है, और आपका जो एल्काइल हैलाइड है उसके हिसाब से ऑर्डर 1। तो आप अगर यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर लिखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर आपका हो जाएगा, या फिर मैं सिर्फ ऑर्डर लिखती हूँ तो आपका ऑर्डर हो जाएगा ऑफ द रिएक्शन दैट वुड बी इक्वल टू 2। और क्योंकि ये मेरा एक ही स्टेप में सब कुछ है, मैंने आपको बताया था कि भाई ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जो भी मेरा ऑर्डर सिंगल स्टेप रिएक्शन में होता है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या होती है, उतनी ही होती है, यानी कि ऑर्डर जो है वो मेरा मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर आ जाएगा। सो ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 2। और क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर मेरा 2 के बराबर है, इसीलिए इस रिएक्शन को मैं क्या कहती हूँ, इस रिएक्शन को कहती हूँ E2, यानी कि एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, यानी कि इसमें मेरा मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं बहुत सिंपल सी बातें कि भाई जो मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन सेकंड मॉलिक्यूलैरिटी वाला होता है, यानी कि सेकंड E2 मैकेनिज्म जो होता है, दैट E2 मैकेनिज्म इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। और क्योंकि वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है इसलिए उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी बराबर होगा, और उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बेस यूज कर रही हूँ और एक मैं क्या यूज कर रही हूँ बेटा, मेरा एल्काइल हैलाइड यूज कर रही हूँ। बात हमें समझ में आती है, ये चीज़ हम सबको समझ में आती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, पक्की बात, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख लो बेटा, एक लाइन हमने नहीं लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, कहीं मैंने बहुत बार है बट लिखी नहीं है, तो लिखना मेरे लिए, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि कुछ लिखना मिस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है लिखना। तो यहाँ पे लिख लीजिए दैट E2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, E2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन या फिर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, कि ये सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप में इसका सब कुछ हो रहा है, और क्योंकि एक ही स्टेप में इसका सब कुछ हो रहा है इसीलिए ये जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। तो यहीं से हम इसको ऑर्डर निकाल रहे हैं, यहीं से हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी निकाल रहे हैं। हमें बात समझ में आ गई, हमें बात समझ में आ गई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। एक ठंडी सांस लीजिए, आपने E2 का मैकेनिज्म कर लिया है, ठीक है। मेरी आदत है कि जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ, कुछ एक क्या बोलते हैं माइलस्टोन करती, माइलस्टोन तो खैर ये नहीं है, उसके हिसाब से तो छोटा है, बट ठीक है, अगर मैं कुछ समझती हूँ, मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं एक ऐसी डीप ब्रीथ करती हूँ, अच्छा लगता है। आप भी करके देखिए, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
मेरे को किसी ने बोला था कि ईश्वर ने गिनती की सांसें दी है हमें, तो क्यों ना हर उस सांस को भरपूर लिया जाए, है ना। कुछ ही तो सांसें हैं, तो क्यों ना हर एक सांस को बहुत अच्छे से भर के लिया जाए। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा लगता है, करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है E2 मैकेनिज्म, दैट इज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। अब हमें मैकेनिज्म तो समझ में आ गया है, हमें उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। अब हमें देखना है कि इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है कैसे होता है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होता है। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन E2 मैकेनिज्म। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन E2 मैकेनिज्म। प्रोडक्ट फॉर्मेशन in E2 mechanism. In E2 mechanism. इसमें हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। तो बेटा जब भी हम E2 मैकेनिज्म हमारा हो रहा है, यानी कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, 1-2 एलिमिनेशन हो रहा है, तो इसमें जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं ना वो दो तरीकों से बन सकते हैं, या फिर जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो दो अलग अलग तरीके से या फिर दो अलग अलग नाम के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं सेडसेफ प्रोडक्ट, और दूसरा जो लेस कॉमन होता है वो उसको हम कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो एक होता है हमारा सेडसेफ, इसको कई जगह पे आप जेड से भी देखेंगे, जेडसेफ प्रोडक्ट लिखा होता है, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट को हम लेस कॉमन मान के चलते हैं, क्योंकि ये हॉफमैन प्रोडक्ट ऐसा नहीं है हर बार बनेगा, कई केसेस में हॉफमैन बनता है। मैं आपको बताऊंगी 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें हॉफमैन बनता है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो है सेडसेफ बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि दिस इज मोस्ट कॉमन, आपको मोस्ट कॉमनली यही मिलेगा हॉफमैन सेडसेफ, और जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो आपको 3 केसेस में मिलेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि ये 3 केसेस तो नहीं है, अगर ये 3 केसेस हैं तो आपको फिर हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। कौन से 3 केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसमें जो पहला केस हमारा रहता है वो रहता है बल्की बेस। अगर मेरे पास बल्की बेस है तो मेरे को ऐसा हो सकता है कि मेरे पास हॉफमैन प्रोडक्ट आए, हो सकता है, क्या ऐसा होता है कि बल्की बेस आ जाए। दूसरा मेरे पास क्या है कि मेरे पास अगर बैड लीविंग ग्रुप है, अगर मेरा लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, बैड लीविंग ग्रुप, तो अगर मेरा लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं है तो ऐसा होता है कि मेरे पास हॉफमैन प्रोडक्ट आएगा। बैड लीविंग ग्रुप में हम बेसिकली ये वाले लीविंग ग्रुप लेते हैं, मैं आपको ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ कि हम बैड लीविंग ग्रुप में कंसीडर करते हैं फ्लोरीन को, हम बैड लीविंग ग्रुप में कंसीडर करते हैं प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन, या फिर इसको कह लो प्रोटोनेटेड टर्शरी अमीन। ये देखिए ये टर्शरी ग्रुप है आपका, और अगर ये है आपके पास, इसको इस तरीके से लिखिए, ये अगर आपके पास ये ग्रुप है तो हम इसको भी क्या करते हैं, एक बैड लीविंग ग्रुप मान के चलते हैं। और अगर मेरे पास इसके अलावा एक ये ग्रुप प्रेजेंट है SR2, और क्योंकि ऑक्सीजन की तरह सल्फर भी जो है उसको हम जब 2 बॉन्ड बनाते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं रखते, बट क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहा है तो सल्फर के ऊपर भी पॉजिटिव, तो ये तीनों हमारे बैड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आ जाते हैं। आपको फ्लोरीन तो याद ही होगा बैड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में क्यों आ रहा है। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, और बेसिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, लिविंग ग्रुप बेकार हो जाएगा, तो ये बैड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आ जाता है, तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। तीसरा, अगर मेरे पास कोई एलाइन मेरे पास, या फिर यहाँ पे लिख लो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अगर कोई डबल बॉन्ड बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केस, कि अगर मेरे पास ऐसा डबल बॉन्ड बन रहा है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो फिर वो सेडसेफ वेडसेफ कुछ नहीं देखता, फिर वो बस ये देखता है कि मैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हूँ और मैं वो वाला प्रोडक्ट बना लूँ। तो उस केसेस में भी हमें जनरली जो है हॉफमैन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये 3 केसेस में हमें हॉफमैन मिलता है, बाकी मोस्टली जो सारे केसेस है उसमें हमें क्या मिलता है, मोस्टली सारे केसेस में हमें क्या मिलता है, सेडसेफ प्रोडक्ट मिलता है।
ठीक है, तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि सेटजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट होता क्या है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल मैं आपको आराम से बताऊंगी कि सेटजेफ क्या होता है, हॉफमैन क्या होता है। हॉफमैन वाले प्रोडक्ट थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम सेटजेफ प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमने सेटजेफ वाले प्रोडक्ट ना क्लास 11 में पढ़ रखे हैं। एल्कीन का जब हमने फॉर्मेशन किया था क्लास 11 में, तो हमने बहुत आराम से इसको पढ़ा था। एल्कीन फॉर्मेशन में आपको याद है हमने कहा था मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड, याद है ना, एल्कीन में हमने ये पढ़ा था एल्कीन फॉर्मेशन में। तो वही होता है सेटजेफ प्रोडक्ट, कोई नई चीज़ थोड़ी है, वही है कि भाई एल्कीन बनाना है, क्योंकि एलिमिनेशन में आप एल्कीन बना रहे हो, तो आपको बस एक ऐसा एल्कीन बनाना है जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम आ जाते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट पे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस सेटजेफ प्रोडक्ट। चलिए, so let's talk about सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट, तो सेटजेफ प्रोडक्ट एज आई टोल्ड यू बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, जिसमें मेरे पास मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेरा बनके आ रहा है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनके आ रहा है। सो इट इज अ प्रोडक्ट वेयर द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड, मोस्ट और हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन substituted alkene is formed। यहाँ पे हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो बनता है, और क्योंकि यहाँ पे हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है तो हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होता है। जैसे कि मैं अगर आपको ये एग्जांपल दूँ कि मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का एक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेरा Br। अब अगर मैंने यहाँ पे Br लगाया है तो ये वाला कार्बन तो मेरा अल्फा कार्बन हो गया, दिस इज माय अल्फा कार्बन, और ये वाले दोनों कौन हो गए, बीटा हो गए, ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया। तो हाइड्रोजन तो कहीं से भी निकल सकता है, चाहे वो इस बीटा से निकले चाहे इस बीटा से निकले, दोनों से पॉसिबल है। तो एक बार ये दोनों से निकाल के देखते हैं। तो जब दोनों से हम निकालेंगे तो होगा क्या, दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अभी मैं बताती हूँ कौन सा बनेगा, और एक दूसरा ये बनेगा यहाँ पे। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, इस वाले, पहले जो है मैं उस वाले से निकाल रही हूँ, बाजू वाले से, मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले से। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले से जब मैं निकालूंगी तो मेरे पास देखिए इस तरीके का प्रोडक्ट आएगा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से निकाला है, ठीक है, ये मैंने पहला प्रोडक्ट अपना यहाँ से बनाया है, और दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है वो यहाँ से बनाया है। नाम नंबर भी डाल देती हूँ, ये मेरा पहला है और ये दूसरा है। तो दूसरा वाला देखिए, ये देखिए यहाँ से। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं मैकेनिज्म पे जाऊँ, ये मेरा मैकेनिज्म था, तो मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता था कि जहाँ पे भी मेरा डबल बॉन्ड बनेगा वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा पहले ट्रांजिशन स्टेट में। भाई जहाँ पे भी प्रोडक्ट में मेरा डबल बॉन्ड बन रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट में, वहाँ पे पहले पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। और ये बात तो सत्य है कि भाई ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ही बढ़िया मेरा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें तो कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ ना। ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि देखो हम पहले रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाते हैं, अगर मेरी ट्रांजिशन स्टेट ही स्टेबल नहीं होगी तो रिएक्टेंट को उतना मोटिवेशन कैसे आएगा कि वो आगे भाग सके, ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जा सके। तो ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाने के लिए, इसका मोटिवेशन लाने के लिए इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल होना जरूरी है। और ट्रांजिशन स्टेट में हो क्या रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की बात करूँ तो कौन से वाले केस में, हे भगवान, कौन से वाले केस में मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल बनेगी? ऑब्वियसली इस वाले केस में मेरी ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का आएगा। और हमने तो ये क्लास 11th में पढ़ा है कि मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर द स्टेबिलिटी।
जितना ज़्यादा एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन है उतनी ज़्यादा एल्कीन में क्या है, स्टेबिलिटी है। और आपको याद होगा बेटा, जब मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था, या तो कल बताया था या परसों बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, बट जब मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट बताया था कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के लिए, तो मैंने आपको कहा था कि यही हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एल्कीन के लिए भी वैलिड होता है, एल्कीन के लिए भी वो चीज़ जायज़ है। तो यहाँ पे मैं अगर हाइपर कॉन्जुगेशन देखूं तो यहाँ पे मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन कितना आएगा, आप मुझे बताइए। यहाँ पे देखिए कितने, ये वाले डबल बॉन्ड के बाजू वाले हाइड्रोजन मुझे देखने हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे मेरे पास कितना हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आएंगे। अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो पहले वाले की बात करूँगी तो मेरे पास 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आएंगे, क्योंकि ये देखिए एल्कीन के एडजेसेंट में 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। और अगर मैं इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूंगी तो मेरे पास कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आए, 1 2 3 4 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आए। और जिसके पास ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल, और एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली उसका ट्रांजिशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहीं आता था जहाँ पे ये एल्कीन बना है। और ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड दौड़ेगा। आप मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करो बेटा। क्या होता है ना कि आप चाहते तो मतलब ऐसा भी हो सकता था कि मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट बताती ही नहीं, मैं आपको सीधा बताती ये वाली चीज़ कि यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, बात खत्म। जिसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वो प्रोडक्ट। लेकिन क्वेश्चन अगर इस चीज़ से आ जाए कि ट्रांजिशन स्टेट किस में ज़्यादा स्टेबल है, इस एल्कीन में ज़्यादा स्टेबल है कि इस एल्कीन में ज़्यादा स्टेबल है, फिर आप क्या करेंगे? बिकॉज अल्टीमेटली जो समझने वाली चीज़ है वो तो ट्रांजिशन स्टेट है, ये तो प्रोडक्ट बन गया इसका, मैंने आपको तो निष्कर्ष बता दिया इसका। बट उसके अंदर का मसाला क्या है? उसके अंदर का मसाला ये है कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रही है, और क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रही है इसीलिए तो ना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। तो चीज़ों से भागिए मत कि यार हमें ट्रांजिशन स्टेट वाली चीज़ नहीं समझ में आई, चलो छोड़ो, हमें प्रोडक्ट तो बनाना आ गया ना, ऐसे मत करिएगा। मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, मुझे आपके ऊपर 1000% भरोसा है, आप ऐसा नहीं करेंगे। बट ऐसा अगर आप गलती से कभी करते हैं तो मत करिएगा, ठीक है? जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो चीज़ से क्वेश्चन आया होता है इसीलिए बताती हूँ, ठीक है? या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इससे आ सकता है इसलिए बताती हूँ। तो कुछ ऐसा मत करिएगा कि यार ये एक्स्ट्रा मैम क्यों पढ़ा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सब वही है जो आपको आना चाहिए। एक्स्ट्रा मैं क्यों पढ़ाऊंगी ना, मेरी भी तो एनर्जी वो होती है, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है? जो आपको आना चाहिए वही है। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है यानी कि उसकी ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, और ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ही तो रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ा है। तो दिस इज योर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है दैट इज वाई इट वुड बी अवर मेजर प्रोडक्ट। या फिर इसको हम एक बड़ा फेमस और बहुत फैंसी नाम है कि दैट इज माई सेडजेफ प्रोडक्ट। लोग मेजर प्रोडक्ट नहीं कहते, वो कहते हैं प्रोड्यूस द सेडजेफ प्रोडक्ट, क्योंकि सेडजेफ रूल तो यही है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। So this is my most substituted alkene, this is my major product, this is my stable product, या फिर कह लो this is my Saidzev product। सारी चीज़ें एक ही बराबर है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि this would be my minor product, ये मेरा minor product हो जाएगा बेटा, और ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही ज़रा। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास इस तरीके का एल्कीन है, ये देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे मैंने Br लगाया, यहाँ पे मैंने, या फिर इसको ऐसे क्यों लिखना है, ऐसे ही मैं सिंपल ये बना रही हूँ, ठीक है? और इसके अंदर बेटा मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, ठीक है? एक ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एक आप ले लीजिए,
Cl और यहाँ पे आपने डाल दिया NH2 माइनस। NH2 माइनस, ठीक है। ये आपने बेसिस डाले हैं और आपको जो है प्रोडक्ट इन सब का बनाना है। तो एक बार ही आप बनाइए, ट्राई करिए प्रोडक्ट बनाने का। हाँ, इन सब का प्रोडक्ट बनाने का आप ज़रा ट्राई करिए, क्या बनेगा। दोनों में एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, बोथ ऑफ देम आर एलिमिनेशन रिएक्शंस ओनली। आप देखिए दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पहले वाले की बात करती हूँ तो ये मेरा अल्फा कार्बन है, दिस वन, दिस इज माय अल्फा कार्बन, सॉरी दिस इज माय अल्फा कार्बन। और ये जो साथ वाले हैं ये क्या है, मेरे बीटा कार्बन है। कौन सा वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा बेटा? यहाँ पे आप कहोगे मैम हमारे पास चॉइस ही कहाँ आपने छोड़ी, यहाँ पे तो आपने 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे मिथाइल होता है ना। तो यहाँ पे तो आपने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो यहाँ पे तो आपने हाइड्रोजन लगाया ही नहीं, तो यहाँ से तो हाइड्रोजन जा ही नहीं सकता। आपने ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगाया है तो ऑब्वियसली दूसरा ग्रुप जो प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है। तो यहाँ से हम H निकालेंगे और यहाँ से हम Br निकालेंगे, और हमारा जो मेजर एल्कीन यहाँ पे बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा, ये वाला। ये देखिए, ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर एल्कीन बन जाएगा। है ना। ठीक है, और दूसरा देखिए, अगर दूसरे की मैं बात करती हूँ तो दूसरे में मेरे पास ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है, और मुझे क्या बनाना है, सेजक प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, इस साइड से बनेगा, इस साइड से तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा आएंगे। निकाल के देखो, वीडियो पॉज करो और निकालो ज़रा हाइपर कॉन्जुगेशन कितने आएंगे। तो कितने आएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एल्कीन बनेगा, और हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेशन आएंगे वो कितने आएंगे, ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। और यहाँ पे जो है मेरा कितना हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 1 2 3 4 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। बेसिकली डिपेंड ये करता है कि मेरे एल्कीन के जो साथ में ग्रुप्स अटैच्ड है, ये कार्बन साथ में अटैच्ड है, ये कार्बन साथ में अटैच्ड है और ये कार्बन साथ में अटैच्ड है, तो उनके ऊपर कितने हाइड्रोजन है। ठीक है, ऊपर 3, बाजू में 2, तो 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, नीचे 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैंने यहाँ पे जो है मेजर प्रोडक्ट्स मेरे बनाए हैं, माइनर नहीं बनाए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है, मेरे सेट्जेफ रूल के हिसाब से बनाए गए हैं। तो दीज आर ऑल माई मेजर प्रोडक्ट्स। हम सबको बात ये क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत हमें इसमें नहीं है। सेटजेफ प्रोडक्ट बनाना आ गया मैम, सेटजेफ तो हमें आ गया, ये हमने क्लास 11th में भी सीखा था, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप बताओ कि हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली हमने वो नहीं सीखा है ना, तो हमें आप उसके बारे में बताइए। तो ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो देखिए, हॉफमैन प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको कहा है, इट इज़ जस्ट कॉन्ट्ररी टू योर सेटजेफ प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक बल्की बेस है, यानी कि मेरे पास एक अच्छा खासा मोटा ताज़ा बेस आ गया, जैसे कि बल्की बेस में जो सबसे छोटा हम बेस कंसीडर करते हैं, मतलब जो एक क्या बोलते हैं बेस लाइन होती है बल्की बेस के लिए, दैट इज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये वाला जो बेस होता है ना, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ग्रुप मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट क्लास में कि 3rd कार्बन से अगर कुछ अटैच्ड होता है तो टर्शरी कहलाता है वो। तो ये टर्शरी ब्यूटेनॉल है, 4 कार्बन एटम है ना, 1 2 3 4, तो टर्शरी ब्यूटेनॉल है। और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बनाना है तो मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा दूंगी। ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल में से अगर हम एक H+ हटा देंगे तो दिस इज टर्शरी ब्यूटऑक्साइड। जैसे ईथ ऑक्साइड है वैसे ही क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो मतलब ये मेरा बल्की बेस में सबसे कम बल्की है, यहाँ से मेरी बल्की बेसिस का आरंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये एक बल्की बेस हो गया, इसके अलावा देखिए ये वाला एक बल्की बेस, ये इससे ज़्यादा बल्की हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स लगा दिए।
और कौन सा बल्कि हो गया? तो ये वाला बल्कि हो गया, ये वाला बल्कि हो गया, ये देखिए। और उससे ज्यादा बल्कि कौन हो गया? ये वाला हो गया, ये देखिए, ये से ज्यादा बल्कि हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? बल्कीनेस बढ़ती जा रही है। आपने कहा 3 मिथाइल से स्टार्ट किया था, फिर आपने 1 इथाइल लगाया, 2 इथाइल लगाए, 3 इथाइल लगाए। तो होता क्या है कि जब हमारा बेस बल्की होता जाता है तो इसको दिक्कत होती है कि ये उस साइड से अटैक कर पाए कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने। मान लीजिए कि मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास इस तरीके का एक सिंपल सा एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, ये देखिए, ये एक सिंपल सा एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो एरिया है मेरे पास, इसमें हाई स्टेरिक हिंड्रेंस है, दिस इज माय हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। और इसमें जो ये वाला एरिया है, ये वाला, इस वाले एरिया को मैं कहती हूँ लो स्टेरिक हिंड्रेंस। अब क्या होता है कि अगर तो मैंने इसके अंदर डाला, मान लीजिए अल्कोहलिक KOH, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसने मेरा सेटसेफ प्रोडक्ट बना लिया। क्योंकि ये बल्कि नहीं है तो इसको कोई दिक्कत नहीं हुई कि वो इस हाइड्रोजन पे रीच करे, क्योंकि एक तो ये बीटा है, एक ये बीटा है। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन्स जो है, जो बीटा कार्बन से कनेक्टेड है, इसको अल्कोहलिक KOH ने रीच आउट कर लिया बिकॉज इसमें बल्कीनेस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे डाल देती टर्शरी ब्यूटॉक्साइड तो उसको हो जाती दिक्कत, क्योंकि वो तो बड़ा है। अगर मैंने यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डाल दिया, इस तरीके से लिखते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड को जनरली, या फिर BU ही लिखते हैं जनरली। तो अगर मैंने यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डाल दिया होता तो इसको हो जाती दिक्कत, ये इस हाइड्रोजन को रीच करने में टाइम लगाता, बनता वो प्रोडक्ट भी बनता, लेकिन वो प्रोडक्ट बाद में बनता, माइनर प्रोडक्ट बनता। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये कहेगा कि यार मैं इतना बल्कि हूँ तो मैं पहले इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता हूँ। तो ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा? ये इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये किसी भी एक पे अटैक करेगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ये किसी भी एक पे अटैक कर देगा। और जब ये किसी भी एक पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, और मेरा ये बन जाएगा प्रोडक्ट, जिसको मैं कहूँगी मेरा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बना। और ये जो मेजर प्रोडक्ट मेरा बना है, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, और ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बना है। ठीक है। और ये जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, और वो मेरा प्रोडक्ट वहां पे मेजर बना है, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, और वो वाला मेरा प्रोडक्ट वहां पे मेजर बना है। और इसका अच्छा होगा कि हम इनके नाम भी लिख लें कि ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है उसको हम कहेंगे सेटसेफ प्रोडक्ट, सेटसेफ प्रोडक्ट, और इस वाले प्रोडक्ट को हम कहेंगे क्या? इस वाले प्रोडक्ट को हम कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन, हॉफमैन प्रोडक्ट। बात हम सबको समझ में आती है? हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। तो अगर मेरे पास बल्कि बेस होगा, और इनफैक्ट आप मानेंगे कि जब हम यहां से नीचे जाएंगे ना, यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे, इसको भी मैं ऐसे लाइंस में बना लेती हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ऑड लग रहा है ना, इसको भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। ये देखिए, ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? हमारा बल्कीनेस बढ़ रही है, और क्योंकि बल्कीनेस बढ़ रही है तो यहाँ पे जो मेरा क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पे जो मेरा क्वांटिटी ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो एज बल्कीनेस ऑफ द बेस इज इंक्रीजिंग, एज द बल्कीनेस ऑफ बेस इंक्रीजेस, as the bulkiness of base increases, base increases, percentage Hoffman product also, percentage Hoffman product also
हॉफमैन प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ पे मेरा जो सेटजेफ मान लीजिए प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे मेरा सेटजेफ प्रोडक्ट बन रहा है 20% और मेरा हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है 80%। मान लीजिए, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। तो जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए हो गया 15% और हॉफमैन प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। हॉफमैन प्रोडक्ट आपका बना 85%। फिर आप और नीचे चले गए तो आपका सेटजेफ प्रोडक्ट बना 10%। आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बना कितना बना 90%। और उसके बाद आपका सेटजेफ प्रोडक्ट सिर्फ रह गया 5% और आपका हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया 95%। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बल्कीनेस बढ़े जा रही है, बल्कीनेस बढ़े जा रही है और बल्कीनेस बढ़े जाने के कारण ये वाली चीज़ इसको अप्रोचेबल, मतलब ये वाली चीज़ इसको ज़्यादा अप्रोच करेगी और इसको कम अप्रोच करेगी। जितना ज़्यादा बल्कि होता जाएगा वो उतना चूज़ करेगा कि मैं लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड को चूज करूं। तो ये पहला केस बेटा ऐसा होता है जिसमें हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। इसका मैं एक और एग्जांपल देना चाह रही हूं बट पता नहीं यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो पहले मैं हेडिंग लिख दूं। मैंने इसकी हेडिंग नहीं लिखी है तो मैं लिख देती हूँ हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन दिख रहा है ना? मुझे दिख नहीं रहा मैं ऊपर क्या लिख रही हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। हॉफमैन प्रोडक्ट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेसिकली आपका जो क्राइटेरिया रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि मैं लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड को अब अटैक कराऊं। जैसे एक एग्जाम्पल, इसमें छोटा सा एग्जाम्पल मैं और ले रही हूँ क्योंकि मुझे ना सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल और लेना चाहती हूँ। ये तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं एक और ले रही हूँ कि पक्का हो जाएगी ना बात, हमारा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा और कुछ नहीं है। कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये है, यहाँ पे मेरा BR है ना, और मैंने इसके अंदर डाल दिया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये देखिए ये होता है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। इस तरीके से वो डलवाएगा आपसे कि CH3 टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और मैंने आपसे पूछा कि भाई यहाँ पे मुझे बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो आप सिंपल मुझे कहेंगे कि मैम यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट रहेगा क्योंकि आपने बल्की बेस डाला है। तो ये भी यहाँ पे बीटा है, ये भी बीटा है क्योंकि ये अल्फा है। तो आप उस बीटा से हाइड्रोजन निकलवाइए जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाए। तो मैं ये जो नीचे वाला है इसे हाइड्रोजन निकलवाऊंगी और ये देखिए सेकंड, ये देखिए ये मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा। बात ठीक है बेटा, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, जिसको हम कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या है, बल्की बेस है। यहाँ पे भी लिख लीजिए बल्कि। बात समझ में आ गई हम लोगों को बेटा? तो ये एक पहला ऐसा केस है जब मेरे पास हॉफमैन प्रोडक्ट आएगा। पहला ऐसा केस, दिस इज द फर्स्ट केस, लिख लीजिए पहला ऐसा केस है। अब दूसरा कौन सा केस है जहाँ पे आपका हॉफमैन प्रोडक्ट आ सकता है? तो दूसरा केस वो है जहाँ पे आपका जो लीविंग ग्रुप है वो एक बुरा लीविंग ग्रुप हो, अ बैड लीविंग ग्रुप। तो बैड लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, ये देखिए मैंने वैसे आपको दिखाया था। फ्लोरीन हो गया, आपका प्रोटोनेटेड एमीन हो गया, प्रोटोनेटेड टर्शरी एमीन हो गया, SR2 पॉजिटिव हो गया, सो दैट इज योर बैड लिविंग ग्रुप। तो सेकेंड केस में इन प्रेजेंस ऑफ बैड लिविंग ग्रुप द हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। बैड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे मेरा बैड लिविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये है, ये हिसाब किताब है। यहाँ पे मेरे पास कौन है, फ्लोरीन है।
ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे बेस डलवा रही हूँ, मैं यहाँ पे डलवा रही हूँ अल्कोहलिक KOH, आप मुझे इसका प्रोडक्ट बताइए। तो जब भी फ्लोरीन एज अ लीविंग ग्रुप होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो उसके केस में होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, प्रॉब्लम क्या होती है। दिस इज अ बैड लिविंग ग्रुप, ये एक बुरा लिविंग ग्रुप है। तो बुरा लिविंग ग्रुप होने की वजह से होता क्या है, पहले मैं यहाँ पे इसकी खास बात लिख दूं कि दिस इज अ बैड लिविंग ग्रुप। तो होता क्या है कि अगर मैं अपने बेस को मैंने यहाँ पे जब अटैक कराया, इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, जब मैं अपने बेस को यहाँ पे अटैक कराऊंगी, यानी कि अल्कोहलिक KOH को C2H5O- को यहाँ पे अटैक कराऊंगी, तो ये इस तरीके से अटैक करेगा। ये आपका फ्लोरीन है। अब या ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरा बीटा कार्बन है, ये मेरा बीटा कार्बन है, राइट। अब जो मेरा हाइड्रोजन है यहाँ पे, वो यहाँ पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मैं ना दोनों केस बना रही हूँ। पहला केस मैं बना रही हूँ कि जिसमें वो इस हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, इस वाले बीटा कार्बन पे अटैक कर रहा है, और दूसरा केस मैं बना रही हूँ जिसमें वो किस पे अटैक कर रहा है, दूसरे वाले पे। ठीक है। और क्योंकि ये बैड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये बैड लिविंग ग्रुप है, तो ये अटैक होने के बाद तक इस कार्बन को अच्छे से छोड़ता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पिंक वाला केस बनाते हैं, ठीक है। तो पिंक वाले केस में होगा क्या, ये पिंक वाला केस, तो पिंक वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे बना दीजिए। तो पिंक वाले केस में हमारा क्या होगा कि, अच्छा येलो वाला केस है यार, सॉरी 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 सॉरी, येलो वाला केस है। तो येलो वाले केस में होगा क्या कि हमारे पास अटैक कहाँ से हुआ है, कब कहाँ पे हुआ है, इस हाइड्रोजन पे हुआ है। तो जब इस हाइड्रोजन पे अटैक हुआ है, तो ये हाइड्रोजन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इस हाइड्रोजन ने, ट्रांजिशन स्टेट बना रही हूँ, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े, और इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसके भरोसे छोड़ दिए, C2H5O- आयन के भरोसे, क्योंकि ये इसको लेने आया, तो ये H+ आयन की तरीके से निकला। तो ये इसके पास आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक सेकेंड यार, है ना, इसके पास आया क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये चीज आई। और इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो इसने यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड बनाना शुरू करा। जब इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना शुरू किया, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले पे क्या आएगा, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इस वाले कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो फ्लोरीन जो है, जो हमारा बैड लिविंग ग्रुप है, वो कहेगा कि यार मैं इतनी इजिली तो नहीं जाने वाला, तुम मुझे भगाने के चक्कर में हो, लेकिन तुम मेरी कैरेक्टरिस्टिक भूल गए कि मैं जो हूं एक बैड लिविंग ग्रुप हूं, तो मैं इतनी इजिली नहीं जाने वाला। तो तुम देख रहे हो कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ये जाने को तैयार है, बट ये फ्लोरीन अभी भी अटका हुआ है, ये थोड़ी देर बाद जाता है। और क्योंकि ये थोड़ी देर बाद जाता है, तो ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, इसका समय, इसका जो काल है, इसका जो समय है, वो बढ़ता है। ये इस जगह पे काफी देर तक ठहरता है, इस कार्बन पे काफी देर तक ठहरता है, जब तक ये F- बाहर नहीं जाता, और बाहर जाके ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड नहीं बन जाता। अभी मैं ये क्यों बता रही हूं वो तुम्हें समझ में आएगा। अब मैं यही सेम ट्रांजिशन स्टेट किसके लिए बना रही हूँ, ब्लू वाले के लिए बना रही हूँ। अब ब्लू वाले में देखिए क्या होगा, ब्लू वाले में मेरी सिचुएशन कुछ इस तरीके से रहेगी। ये मैं ना लाइट ब्लू बना रही हूँ, इस तरीके से मेरी सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ पे होगा क्या कि मेरे पास इस तरीके का मॉलिक्यूल है, राइट, थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, इस तरीके का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब
इस C2H5O माइनस ने ये वाला H प्लस आयन लिया है, H प्लस आयन लिया है, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, H प्लस आयन छोड़ के जा रहा है, H प्लस आयन विदा हो रहा है, किसके भरोसे? C2H5O माइनस आयन के भरोसे, उसके भरोसे ये विदा हो रहा है। पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे तो पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पे पूरा नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, और यहाँ पे जो है अभी हमारा फ्लोरीन उसी के तरीके से जैसे ऊपर बंधा हुआ था, यहाँ पे भी फ्लोरीन जो है मेरा बंधा हुआ है ऊपर, जाने को तैयार अभी नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं तो एक बुरा लीविंग ग्रुप हूँ, ठीक है, बाद में जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा ये वाला कार्बन जहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का समय, उसका ठहराव बढ़ रहा है। क्योंकि उसका समय बढ़ रहा है तो इस नेगेटिव चार्ज, ये जिस कार्बन पे आ रहा है, इस कार्बन पे इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हुआ तो फिर तो मेरी ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी अनस्टेबल। क्योंकि देखो, इससे पहले हम ये सब चीज़ें क्यों नहीं देख रहे थे? इससे पहले हम ये सब चीज़ें नहीं देख रहे थे क्योंकि झट से फट से चीज़ें हो रही थी, ये आया वो गया, ऐसे हो रहा था। बट यहाँ पे आपका बैड लिविंग ग्रुप हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि ये आया वो गया, यहाँ पे आ रहा है कि तुम आओ, मैं देखूंगा थोड़ी देर में जाने का। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज काफ़ी देर तक यहाँ पे टिक रहा है, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज काफ़ी देर तक यहाँ पे टिक रहा है तो इस कार्बन के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखो तो ये पहले वाला जो हमारा कार्बन आयन है, ये वाला, इसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनर्स हर जगह से, हर दिशा से प्रेजेंट है, और इधर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे इतने ज़्यादा डोनर्स नहीं प्रेजेंट है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ये पास है। तो अगर मैं कार्बन आयन स्टेबिलिटी देखूंगी तो ये वाला जो कार्बन आयन है, दिस नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन वुड बी लेस स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑन दिस कार्बन इज लेस स्टेबल, इज लेस स्टेबल। और इस पे ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है तो इसमें ये ज़्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन इज मोर स्टेबल। ऑन दिस कार्बन इज मोर स्टेबल। और क्योंकि इस कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मैं कहूँगी कि ये वाली ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है जो कम सब्स्टिट्यूटेड है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो ये वाली मेरी ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। और क्योंकि ये वाली ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ से मेरा क्या बनेगा? यहाँ से मेरा बनेगा बेटा मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। यहाँ से मेरा बनेगा क्या? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरा क्या बनेगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। सो दैट इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। और मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे मेरा लेस सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि मेरा हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। हॉफमैन प्रोडक्ट, सब कुछ लिख लो, लिखने से कुछ नहीं हमारा जाता, बस हमें मिलता है। ऐसे कहते हैं ना कि दान से तुम्हारा कुछ नहीं गया बल्कि तुम्हें मिला। बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, अगर तुम किसी को दान करते हो तो तुम्हारा जाता कुछ नहीं है बट तुम्हें मिलता बहुत कुछ है। उसी तरीके से लिखने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बस तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे जो बुद्धि है उसके अंदर चीज़ें घुसेंगी। ठीक है। तो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि उसकी ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो गए प्लस आई की वजह से, तो इस वजह से मेरा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा अनस्टेबल, और नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होने की वजह से ये वाला प्रोडक्ट मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। हमको बात समझ में आती है? हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र में आती है?
ठीक है बेटा, चलें आगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया एक हॉफमैन प्रोडक्ट का केस। अच्छा, सेम केस रहता है जब आप जो है यूज़ कर रहे हो ये वाला कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास इस तरीके का एक मॉलिक्यूल है, इसमें भी ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप। दिस इज ऑल्सो, एंड दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑल्सो। ये आपको काफ़ी जगह पे ना ये क्वेश्चन दिखाई देगा। यहाँ पे आपका ये और यहाँ पे आपका ये, ठीक है। तो ये आपका एक कंपाउंड है, ये आपका एक कंपाउंड है और आपको जो है इसका हॉफमैन प्रोडक्ट बनवाना है। मतलब बेसिकली आपका प्रोडक्ट बनाना है और इसमें आपने क्या डाला है, बेस डाल दिया अपना, C2H5O माइनस आयन वाला बेस डाल दिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि दिस इज ऑल्सो अ बैड लिविंग ग्रुप, बताया था ना मैंने, दिस इज ऑल्सो अ बैड लिविंग ग्रुप। और क्योंकि ये एक बैड लिविंग ग्रुप है तो इसलिए यहाँ पे जैसे ये वाले जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है वो वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा के जस्ट साथ वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन होता है। तो क्या होगा कि ये जो इथॉक्साइड आयन है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि आपका बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकालेगा, जैसे हमेशा करता है। बीटा कार्बन एटम से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, और लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना आप। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आपको लिखना है ना तो ये भी आपके अल्फा है और अल्फा है लिखना है, तो यहाँ पे कोई बीटा नहीं है, तो बीटा तो हमारे पास, अच्छा ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है क्योंकि अल्फा के साथ डायरेक्टली अटैच है ना, तो ये भी बीटा है। अब आपको देखना है क्योंकि ये मेरा बैड लिविंग ग्रुप है तो मेरा प्रोडक्ट कौन सा मेजर बनेगा, जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है। यानी कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर तो मैं यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकालती हूँ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालती हूँ तो देखिए ये क्या आएगा, ये इस तरीके से। तो मेरा प्रोडक्ट देखिए, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसमें काफ़ी प्रोडक्ट बना देती हूँ, बट पहला प्रोडक्ट मेरा जो है वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। यहाँ पे आपका आया इस तरीके से, ये एज इट इज रहा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया बेटा, यहाँ पे मेरा आ गया डबल बॉन्ड। एक तो ये प्रोडक्ट बना क्योंकि वो लिविंग ग्रुप निकल गया, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है, ये पहला प्रोडक्ट बना है। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है कि ऐसा हो कि ये जो है ये इस पे अटैक करे, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, हमारे ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है, ये देखिए, ये देखिए, आराम से देखिएगा, आराम से बनाइएगा। और अगर आपको ना टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके पहले अपना प्रोडक्ट बनाइए और फिर ही चेक करिए, क्योंकि उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ये प्रोडक्ट बन सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल यार। तीसरा प्रोडक्ट कौन सा मिल सकता है, तो तीसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है कि आपका ये C2H5O माइनस जो है, ये वाले जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये वाले हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाए और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रेक हो जाए। एक तो ये डबल कैसे आ जाता है, मेरे को ये बात नहीं समझ में आती, मुझे बहुत बुरा लगता है कुछ भी ऐसा हो जाए ना, साफ सुथरा ना हो। यहाँ पे मैं अच्छे से लिखती हूँ पॉजिटिव, नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव ही तो रहेगा, ठीक है। अब ब्लू वाला देखिए, ब्लू वाला कैसे बनेगा, सारे बीटा है ना, सारे बीटा हाइड्रोजन है, तो ये देखिए
ठीक है, ये बन जाएगा। और ये वाला जो है ना वो सेम एज जो फोर्थ प्रोडक्ट बना है वो बिल्कुल सेम एज दिस प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स तो बिल्कुल सेम है ना आपस में, जो यहाँ पे बना है वही यहाँ पे बनेगा, तो ये वाली चीज़ मैं हटा दे रही हूँ। अच्छा, लाइन है तो इसको सिलेक्ट करके हटा दे रही हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इन तीनों में से सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है भाई, ये एक बीटा हो गया, ये दूसरा बीटा हो गया, ये तीसरा बीटा हो गया, है ना। अल्फा ये था तो अल्फा के साथ वाले बीटा हो गए, दो बिल्कुल सेम थे तो मैंने दोनों अलग अलग नहीं बनाए, बाकी तीनों बना दिए। अब इसमें से सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसमें सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन हो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम किस में होंगे, इसमें होंगे, सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए, बाकियों में तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। तो इसमें क्या होंगे, सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, और 2 हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से, क्योंकि ये सबसे लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए मैं कह दूंगी कि ये वाला प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, मेजर हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर बन जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। क्यों हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि बैड लीविंग ग्रुप है। बात आ रही है सबको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है। एक क्वेश्चन तुम खुद से करना ट्राई, ये वाला, इस मिथाइल मिथाइल लिख लो, पॉजिटिव, ठीक है। इसमें मैं बेस डालूंगी C2H5OH, C2H5O माइनस। अब इसका तुम मेजर प्रोडक्ट खुद बना के देखना कि क्या आ रहा है, ठीक है जी, खुद से बना लेंगे। तो एक ये वाला केस हो गया, बात आ गई हम सबको समझ में। अब एक और तीसरा केस क्या होता है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे 3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें जो है क्या मिलता है, हमें हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। तो तीसरा केस हमारा क्या हो गया, सॉरी, तीसरा केस हमारा हो जाता है थर्ड केस। तो वो हो जाता है कि अगर मेरे पास रेजोनेंस की कंडीशन आ जाए, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंस की कंडीशन अगर हमारे पास आ जाती है तो हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट आता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि मेरे पास ये सिचुएशन है, ठीक है, ये मेरे पास सिचुएशन है, ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरा बीटा कार्बन है, ये मेरा बीटा कार्बन है। अब देखा जाए कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहाँ से बनेगा, यहाँ पे देखिए 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अब आप ही डिसाइड करिएगा कि कौन सा मेजर है। एक तो सेटसेफ प्रोडक्ट बना रही हूँ, सेटसेफ प्रोडक्ट मतलब मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तो यहाँ से बनेगा, ये वाला, ये देखिए ये वाला प्रोडक्ट बनेगा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड सेटसेफ प्रोडक्ट। आपने कहाँ से ये हाइड्रोजन निकाला है, आपने ये वाला हाइड्रोजन C2H5O माइनस करके आपने इस हाइड्रोजन को निकाला है। एक तो ये बन सकता है, दूसरा कौन सा बन सकता है, देखिए C2H5O माइनस, और इससे आप ये वाला हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा, एक सेकेंड, इसमें एक कार्बन और ऐड कर लीजिए बस, ये आप ऐसे करिए, यहाँ पे आपने ये एक कार्बन ऐड किया और उसके बाद यहाँ पे आपका CH2 ऐड हो गया, CH2, और उसके बाद CH2 से आपने इसको ऐड करा है, ठीक है। अब आप दूसरे में क्या कर रहे हैं कि आप
एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ करा मैंने ना, पहले ठीक था, सॉरी, हाँ पहले ठीक तो था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका O माइनस आयन है, इससे आप ये वाला हाइड्रोजन निकलवा रहे हैं, ये वाले दोनों हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाले दोनों हाइड्रोजन निकलवा रहे हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर और ये यहाँ का बाहर। तो जब ये यहाँ का बाहर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास होगा ये मॉलिक्यूल, ये देखिए, है ना, ये हमारा है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट वहां पे हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे सिर्फ एक हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट ही है। क्यों हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, आप बताइए? ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, तो वो तो बहुत अच्छा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो जब डबल बॉन्डेड ग्रुप्स रेजोनेंस में आ रहे हैं तो वही मेजर प्रोडक्ट होगा, और वो क्या होगा, हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला प्रोडक्ट मेरा हो जाता है माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाता है, मेजर। हाँ, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास बेंजीन का भी केस हो जाता है, अच्छा ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, लिखना है तो लिख लेना, जगह नहीं है मेरे पास, लिख लेना, ये हॉफमैन है, ये सेजफ है, तो सेजफ माइनर, हॉफमैन मेजर। इसके साथ अगर मेरे पास ऐसा बेंजीन आ जाता है, मान लीजिए कि भाई मेरे पास बेंजीन रिंग आ गई, ये बेंजीन रिंग आ गई, यहाँ पे मैंने Br लगवाया, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे भी वही बनेगा कि आप या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलवाइए, या तो आप यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलवाइए, या तो ये वाला निकलवाइए या ये वाला निकलवाइए, तो 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, कोई अलग बात नहीं है। अब क्या है ना कि बेंजीन के साथ रेजोनेंस बनेगा। पहला प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा पिंक वाला, वो ये वाला बनेगा, C2H5O माइनस, E2 एलिमिनेशन, ये आपका आ गया फिनाइल, बेंजीन को मैं फिनाइल लिख रही हूँ, ये आपका आ गया CH2, ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ गई? और उसके बाद अगर आप डार्क पिंक देखते हैं तो डार्क पिंक में देखिए क्या होगा, C2H5O माइनस, C2H5O माइनस में क्या होगा कि आपका ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आएगा और Br क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये आपकी हो गई फिनाइल रिंग, ये आपकी हो गई CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका आया ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, फिनाइल के साथ डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, सो इट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो ये क्या हो गया, मेजर हो गया। बात ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, माइनर। हमें बात समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, हॉफमैन प्रोडक्ट बना लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये बेटा हमारा हो जाता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसके बाद हमारी आ जाती है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2। हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है E2 रिएक्शन की? तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2, केमिस्ट्री ऑफ E2, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एलिमिनेशन कराते हैं तो वो एलिमिनेशन 2 तरीके की होती है। एक होती है सिन एलिमिनेशन जो सेम साइड से होती है, और एक होती है हमारी एंटी एलिमिनेशन जो कि अलग अलग या फिर 180 डिग्री पे एंटी पेरीप्लेनर टाइप से होती है। आपने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन पढ़ा है बेटा क्लास 11th में, आपको ध्यान है जब हमने कॉन्फॉर्मर्स पढ़े थे क्लास 11th में एल्केन्स में? बिल्कुल ध्यान होगा आपको, क्योंकि ये बहुत इजी सा टॉपिक था, है ना।
इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि हम कहें कि यार ये तो बहुत टफ था, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये हमारे कन्फॉर्मर्स थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक सॉ हॉर्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, एक ये बना रही हूँ और एक यहाँ पे बना रही हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने 2 सॉ हॉर्स बना दिए। अब क्या करना है, मैंने कहा कि भाई मेरे को एलिमिनेशन करानी है। तो एलिमिनेशन के लिए मैंने कहा कि यहाँ पे मेरा है H, यहाँ पे है मेरा Br, यानी कि ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरा बीटा कार्बन है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है A, B, वॉट एवर, आपके पास कोई भी ग्रुप्स है ना। तो अगर ये एलिमिनेशन सेम साइड से हो रही है, मतलब मेरा जो बेस है वो H+ आयन को सेम साइड से ले रहा है और Br को भी सेम साइड से ले रहा है, इस तरीके से, तो इस एलिमिनेशन को हम कहते हैं सिन एलिमिनेशन। सिन मतलब सेम साइड से होना। तो जब ये एल्कीन बनेगा तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ। अब आपको क्या करना है ना, उस ग्रुप को ऐसे मोड़ना है। कैसे मोड़ना है, ऐसा है, ऐसे, तो ऐसे मोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा D। ये जो आपका ग्रुप है ऐसा V जो बना हुआ है, इसको ऐसे कर दिया, ऐसा है ना, ऐसे करना है। और ये जो ऐसा है इसको ऐसे करना है, मतलब बेसिकली आपका ये जो है इन दोनों को ऐसे कर देना है। ये ऐसे बने हुए ऐसे कर देना, बात समझे। तो वहां का आपका B ऊपर आया और A क्या आया, नीचे आया। तो देखिए ये आपका A और ये आपका आया B। तो सिन एलिमिनेशन के बाद आपका ये एल्कीन बन गया। दोनों को ऐसे करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एंटी एलिमिनेशन की बात करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास आया, यहाँ पे मेरे पास है H, यहाँ पे मेरे पास है Br। मतलब एंटी एलिमिनेशन में क्या है ना कि दोनों इस तरीके से होने चाहिए। मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ, क्योंकि E2 मैकेनिज्म हमारा एंटी ही होता है, एंटी एलिमिनेशन से ही होता है। ये इस शेप में होने चाहिए दोनों। एंटी मतलब ये होता है एंटी, इधर होना चाहिए, मतलब लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, ओपोजिट होने चाहिए। तो ये होता है हमारा एंटी एलिमिनेशन। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए ये A है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। तो हमारा जो बेस आया, उसने क्या किया, इस H+ आयन को उठाया, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया। अब आपका जो एल्कीन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। जो आपका एल्कीन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये AB जो है इधर आ जाएगा, ये आपका A जो है इधर आया, और आपका ये B देखिए ये इधर आया, और आपका ये जो CD है वो ऊपर। कैसे करना है देखो, इसको ऐसे खिसकाओ, उसको ऊपर खिसकाओ, इस तरीके से, तभी तो ना एल्कीन बनेगा। तो ये आया आपका D और ये आपका आया C। इसको हम कहते हैं एंटी एलिमिनेशन। क्या कहते हैं बेटा, एंटी एलिमिनेशन। अब क्या होता है कि जो हमारा E2 मैकेनिज्म होता है ना वो इस एलिमिनेशन से होता है, E2 ये एंटी से होता है, वो सिन से नहीं होता। सो E2 एलिमिनेशन टेक्स प्लेस बाय एंटी मैकेनिज्म। इट टेक्स प्लेस by एंटी मैकेनिज्म। यहाँ पे एंटी मैकेनिज्म फॉलो होता है, या फिर आपका एंटी प्रोडक्ट बनता है E2 एलिमिनेशन में, सिन नहीं बनता है। तो आपका जो भी लिविंग ग्रुप है और जो भी आपका प्रोटॉन है वो दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है ना, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, पहले मैं ना इन दोनों को सेपरेट कर दूं, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ऐसे अलग सा होना चाहिए ना। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है जरा देखिए, इस तरीके से आता है क्वेश्चन कि अगर मेरे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है ना, यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास वेज पे Cl है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास
यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास डैश पे क्या है, और यहाँ पे भी डैश बना लीजिए, यहाँ पे भी डैश बना लीजिए। मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास डैश पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास आयोडीन है, फ्लोरीन है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए सी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मेरे पास आयोडीन है ना, इस तरीके से कुछ भी। अब क्या है कि आपको ये वाला आपके पास कौन सा कार्बन है, ये आपके पास अल्फा कार्बन है, और ये दोनों आपके पास कौन से हो गए, बीटा कार्बन हो गए। अब आपको दोनों में से एक चूज करके क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। और आपको पता है कि ये किस मैकेनिज्म से होनी चाहिए, E2 है तो एंटी पेरिप्लेनर, एंटी मतलब अगर आपका जो Cl है ये वेज पे प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन कहां से जाएगा, डैश से जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये वेज, ये जो आपका Cl जो है वो वेज पे है तो हाइड्रोजन भी वेज से चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। Cl वेज पे है तो हाइड्रोजन डैश पे जाएगा। तो ये हाइड्रोजन, या फिर इसको ना ऐसा करिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लीजिए, वो इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएगा। कि यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है कि हाइड्रोजन एक तो वेज पे है, एक पे हाइड्रोजन डैश पे है, हाइड्रोजन दोनों में है, लेकिन एक पे हाइड्रोजन कहाँ है, वेज पे है, एक पे हाइड्रोजन कहाँ पे है, डैश पे है। तो आपको क्या चूज करना है कि जहाँ पे मैं उधर से हाइड्रोजन निकालूं, जहाँ पे मेरा हाइड्रोजन कहाँ हो, एंटी हो, यानी कि वो कहाँ हो, डैश पे हो। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, एंटी पेरिप्लेनर वाला। मतलब आपको ये बिल्कुल ख्याल में रखना है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा बने जो एंटी पेरिप्लेनर हो, ठीक है। क्योंकि मेरा हाइड्रोजन जो था, क्योंकि मेरा हाइड्रोजन यहां पे वेज पे था तो मैं वेज को नहीं निकाल सकती। अगर वेज को निकालूंगी तो वो तो सिन हो जाएगा। मुझे क्या करना है, एंटी करानी है, और मुझे क्योंकि एंटी एलिमिनेशन करानी है तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, इसमें एक तरीके का और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपने साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, आपको याद होगा, चेयर कॉन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सेन में। पता नहीं कितने बच्चों को याद है, कहीं आप लोग भुला गए हो तो अपना नोट्स चेक कर लीजिएगा। ये साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम चेयर कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है ना, हमारे पास एक्सियल बॉन्ड होते हैं, हमारे पास इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ। अगर आप भूले हैं तो आप अपने नोट्स प्लीज चेक करिएगा बेटा। ये हमारे एक्सियल बॉन्ड्स हैं जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ। जो हमारे इक्विटोरियल बॉन्ड है उसको मैं किससे मार्क करूंगी, मान लीजिए मैं उसको मार्क कर रही हूँ, उसको मैं मार्क कर रही हूँ पिंक कलर से। ये देखिए, ठीक है, ये मेरे इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं। पिंक से मैंने मार्क किए हैं इक्विटोरियल, और येलो से मैंने मार्क किया है एक्सियल। येलो से मार्क किया है एक्सियल, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी एंटी मतलब कॉन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, अगर मुझे एलिमिनेट कराना है, एंटी पेरिप्लेनर चाहिए, तो मेरा जो लीविंग ग्रुप है वो ऐसा होना चाहिए। अगर मेरा यहाँ पे X है तो मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे कि, तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से एंटी हो गए, 180 डिग्री पर है ना। तो अगर कोई बेस आ रहा है, उस बेस ने इस हाइड्रोजन को लिया, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये निकल जाएगा बाहर। इस तरीके से हो सकता है। या फिर कैसा हो सकता है कि यहाँ पे आपका अगर कोई X प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो भी तरीका हो सकता है कि आप, क्योंकि ये दोनों एंटी हो गए ना, देखिए ये नीचे है वो ऊपर है, तो बेस ने जो है यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये X भी हमारा क्या हुआ, निकल गया। इस तरीके से दोनों पॉसिबिलिटी है। मैं उसको दोबारा बना देती हूँ X को, क्योंकि मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाया ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब दोनों एक दूसरे के एक्सियल होने चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप भी हो सकता है जिसमें दोनों एक दूसरे के एक्सियल हो, या सेकंड स्टेप भी हो सकता है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप के हिसाब से बनाऊं, सेकंड स्टेप में
सेकंड स्टेप में आप लोग खुद बना के देखिएगा। तो अगर मैं फर्स्ट जो मैंने ब्लू बनाया है उसके हिसाब से बना के दिखाऊं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखिए मेरा प्रोडक्ट इस तरीके से मुझे नज़र में आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये एंटी पेरिप्लेनर है। और अगर यही हाइड्रोजन एक इक्विटोरियल पे होता, एक एक्सियल पे होता, मतलब हाइड्रोजन इक्विटोरियल पे एक्स एक्सियल पे होता, तो ये काम नहीं हो पाता क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर बात नहीं बन पाती। बात आपको आ रही है मेरी समझ में? ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 की हमें एंटी रखना है। एंटी मतलब अगर आप लिविंग हैलोजन को वेज से निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन को डैश से, हैलोजन को डैश से, तो आपका हाइड्रोजन वेज से एंटी होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले आप जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा रिवाइज करके आइएगा। तो रिवाइज करके आने के बाद मैं आपको इसके पहले क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, E2 के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे E1 मैकेनिज्म पे और E1 CB मैकेनिज्म पे। तो अभी तक जितना भी हमने कराया है पहले आप वो, आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आप सारा कुछ जो है वो रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस कराने हैं अगली क्लास में। ये देखिए कितने क्वेश्चंस है ना, तो अगली क्लास में मुझे आपको वो क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट 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 डे, बेस्ट विशेस टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।